नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी मैं आपसे बात करूंगा अबॉर्शन लॉ को लेकर थोड़े चेंजेस हुए हैं, उस पर हम अभी बात करते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने कुछ इतिहास रचने वाली चीज़ें करी, उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये एमटीपी जो है, मेडिकल बिल ऑफ टर्मिनेशन, जो लिमिट्स है, ये बिल क्या कहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। तो हुआ क्या, एक 25 साल की महिला थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई रूल 3B को लेकर, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रूल 3B है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और उनको एक्चुअली उन्होंने बोला, इसके अगेंस्ट पहुंची कि ये रूल कहता है कि जो 20 से 24 वीक के बीच में अगर कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, उसको अबॉर्शन करवाना है, तो उसके लिए उसको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। और इस परमिशन के लिए कुछ कैटेगरी डिफाइंड है, या कोई जैसे कोई रेप विक्टिम हो गई, या कोई मान लो किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, विधवा हो गई, या कुछ स्पेशल कंडीशन कुछ डिफाइन करी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो परमिशन है वो मिलेगी, अन्यथा परमिशन नहीं मिलती है। तो उसमें अनमैरिड वुमेन का कुछ केस जिक्र नहीं किया गया है। और ये जो महिला है 25 ईयर की, जो प्रेग्नेंट हैं, ये अनमैरिड हैं, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में गई, क्योंकि इनका जो पार्टनर था उसने शादी करने से मना कर दिया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी, 25 साल इनकी उम्र है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था। 23 वीक और 5 डेज, 23 वीक 5 डेज की इनकी प्रेगनेंसी है, जिसको लेकर उसे क्या बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी परमिशन के लिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया था, परमिशन नहीं दी थी, तो इसके चलते ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अबॉर्शन को लेकर इंडिया में लॉ क्या है, पहले मैं वो आपको बता दूं। तो हमारे यहाँ पे जो सेक्शन 312 है इंडियन पीनल कोड का, 1860 का, ये क्रिमिनलाइज करता है वॉलंटरी मिसकैरेज को, कि अगर आप खुद से अपनी मर्जी से मिसकैरेज करवाने की कोशिश करते हैं, अबॉर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 312। लेकिन इसका अमेंडमेंट हुआ 2021 में। जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें कुछ राहत मिली कि एक डॉक्टर के ओपिनियन के साथ अगर 20 महीने की प्रेगनेंसी है, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 20 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या है, एक डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन 20 से 24 वीक की अगर है, 20 to 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की आवश्यकता होगी। लेकिन सेक्शन 3B जो है इसका, एमटीपी एक्ट का, ये क्या कहता है कि 24 वीक से ऊपर का अगर कोई केस है, तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। इसमें 2 डॉक्टर्स के मिनिमम ओपिनियन चाहिए होते हैं, और वो उसमें दोनों के दोनों डॉक्टर एक रजिस्टर्ड गायनोकोलॉजिस्ट होने चाहिए, ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन मिलती है, जैसे कोई रेप सर्वाइवर है, या कोई माइनर है, या फिर मान लो कोई विधवा है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है। ऐसी कंडीशन उसमें डिफाइन की गई हैं, लेकिन वहां पे अनमैरिड वुमेन का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे अनमैरिड वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए तो कोई प्रोविजन दिया नहीं गया है, तो आपका केस डिसमिस किया जाता है। तभी ये महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक तरीके से इतिहास बदल देने वाला फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो 2021 का अमेंडमेंट था, इसमें साफ साफ लिखा है हस्बैंड विद पार्टनर, जिसने हस्बैंड वर्ड को पार्टनर से डिफाइन किया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब क्लियरली मेंशन किया गया है 2021 के एक्ट में हस्बैंड वर्ड को पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे अलाउ होना चाहिए अबॉर्शन को। और इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें एम्स के द्वारा कुछ जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो होंगे, वो चेक करेंगे कि कंडीशन कैसी है, क्या है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और उसे क्या बोलते हैं, अगर एक किसी डिनाई किया जाता है अनमैरिड वुमेन को इस चीज़ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, अगर अबॉर्शन के लिए मना किया जाता है किसी मान लो अविवाहित महिला को भी, तो वो उसके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका हनन होगा। वो उसकी बॉडी है, वो जैसे चाहे वैसे उसका यूज़ कर सकती है, वो उसका शरीर है, और उसको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरा अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि संविधान में हमारा राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ की बात जिसमें
करी गई है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सामने रखी, जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से लीगलाइज कर चुकी है, रिकॉग्नाइज कर चुकी है। तो उस महिला को अब अलाउ होना चाहिए। तो अब ये मान लीजिए एक ऐसा जजमेंट आ गया जिसके चलते अब अनमैरिड वुमेन भी अगर उनका 20 वीक्स प्लस की भी प्रेगनेंसी है, 20 से 24 वीक के बीच में जो प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे भी वो अबॉर्शन के लिए जा सकती हैं। ये एक तरीके से एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रूल 1971 का था और 2021 का जो आया, इन दोनों में अंतर क्या है? तो 2000 अब अगर हम 1971 वाली बात देखें तो इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बारे में अगर हम देखें तो सिर्फ एक डॉक्टर के ओपिनियन की आवश्यकता होती थी 1971 में 12 हफ्ते में, और 2 डॉक्टर के ओपिनियन की आवश्यकता होती थी 20 हफ्ते में। अगर 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर से ये होता था, लेकिन 20 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर के विचार की लेने की आवश्यकता थी, 2 डॉक्टरों के ओपिनियन की आवश्यकता थी 1971 में। लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया, 2021 में जो इसमें संशोधन हुआ उसमें 20 हफ्ते तक सिर्फ एक डॉक्टर के परमिशन से आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर 20 से 24 वीक्स का मैटर है तो वहां पे आपको 2 डॉक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। और 24 वीक से सपोज मान लो 24 वीक से ज्यादा है तो उस टाइम पे आपको एक बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड मेंबर जो होगा वो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जेस्टेशन लिमिट जो है ये 20 वीक्स फॉर ऑल थी उस टाइम पे, लेकिन अभी जो 2021 का अमेंडमेंट हुआ इसमें 20 to 24 वीक्स करी गई वल्नरेबल वुमेन के लिए, जैसे रेप विक्टिम्स वगैरह हो गई। और 24 वीक्स से ऊपर का अगर कुछ है तो उसमें फीटल एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं। सपोज कोई बच्चा है वो पेट में एबनॉर्मल कंडीशन में है, उसके पैर टेढ़े हैं, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, ऐसी कुछ कंडीशन में है और उसको बोर्ड सर्टिफाई कर देता है कि ऐसी कंडीशन है, तो उसे क्या बोलते हैं, अबॉर्शन हो सकता है। और प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो प्राइवेसी पहले नहीं थी, मेंशन नहीं किया गया था 1971 में, लेकिन 2021 के आते आते जो 2021 में इस बिल में संशोधन किया गया उसके तहत प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी रखी गई है। अगर हम प्रोग्रेसिव फीचर्स की बात करें, जो एमटीपी के प्रोग्रेसिव फीचर्स हैं जो कि इस चीज़ को अच्छा बनाते हैं, वो पहले क्या था, पहले 20 वीक्स अलाउड था, अब इन्होंने 20 से 24 वीक्स अलाउड कर दिया है। तो और पहले 2 डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए थी, अभी एक ही डॉक्टर की परमिशन की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ तो ये अच्छी है कि लिमिट इसमें बढ़ा दी गई है, जिससे जो कि बर्डन था, एक सोशियो इकोनॉमिक बर्डन था किसी ऐसे वुमेन पे, सपोज कोई रेप विक्टिम है, उन चीज़ों को या अनवांटेड प्रेगनेंसी को के चलते जो बर्डन पड़ता था उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। और कोर्ट का बर्डन एक तरीके से बढ़ा दिया गया है। पहले लोग सीधे मुंह उठा के कोर्ट चले जाते थे कि हमें परमिशन नहीं मिल रही है, तो अब कोर्ट का बर्डन भी थोड़ा कम करने की कोशिश करी गई है और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करी गई है। एक तरीके से डिग्निटी को बनाए रखने की बात करी गई है कि अब जो ऐसे कोई केसेस आते हैं तो कॉन्फिडेंशियल बने रहेंगे, एक तरीके से प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा, ऐसे केसों को उजागर नहीं किया जाएगा। और इसके अगर हम कुछ उसे क्या बोलते हैं नुकसान की बात करें या फिर जिन चीज़ों को कंसर्न, सीरियस कंसर्न है जो इससे रिलेटेड, जिस पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया गया, वो ये है कि इसमें नो राइट टू अबॉर्शन एट विल, अभी भी अपनी मर्जी से आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते, ये एक इसमें कोई मेंशन है ही नहीं। नो रिकॉर्ड्स फॉर रेप विक्टिम्स, रेप विक्टिम्स के लिए भी कुछ खास तरीके के प्रोविज़न नहीं दिए गए, उसके लिए भी एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। उसके बाद फिर कोई फीटल एबनॉर्मलिटीज़ होगी, सिर्फ उन्हीं कंडीशनों में वो अप्रोच कर सकती है मेडिकल बोर्ड को, अदरवाइज उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, रिट पिटीशन के तहत वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और नो टाइम फ्रेम फॉर द मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, बिल में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड कितने टाइम में डिसीजन देगा। मान लो टोटल प्रेगनेंसी जैसे 36 वीक की होती है और कोई पेशेंट जाता है उसके पास अबॉर्शन के लिए 24th वीक्स में, और वो जो मेडिकल बोर्ड है वो 1-1.5 साल तक केस ही चलाता रहता है, तब तक पता चला बच्चा पैदा भी हो गया। तो ऐसे डिलेज देखने को मिल सकते हैं, इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो
सकता है क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। ट्रांसजेंडर एंड अनमैरिड के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। सपोज़ कोई ट्रांसजेंडर है या फिर कोई अनमैरिड है, उसके लिए भी कुछ अभी खास इसमें प्रोविज़न नहीं रखे गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सोवरीन बॉडी की बात नहीं करी गई है। जैसे कि सपोज़ आप ये बोला गया है कि 20 से 24 वीक के बीच में अगर कोई केस आता है तो उसको डिसाइड करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 पार्ट आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। ये तीन उसके बोर्ड हैं। या तो आप सीधे पार्लियामेंट बोल देते, पार्लियामेंट नहीं बोला गया, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी नुमाइंदे फैसला करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय फैसला करेंगे, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ रही है। जैसे बोला गया है कि अगर मान लो कोई फीमेल है, वो 24 वीक उसकी प्रेगनेंसी 20 टू 24 वीक्स के बीच में है और वो अबॉर्ट कराना चाहती है, वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो उस टाइम पे उसको 2 गायनोकोलॉजिस्ट किसी गांव में मिलना संभव ही नहीं है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा खुद कहता है कि केवल 53% अबॉर्शन ऐसे होते हैं जो एक डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं, अन्यथा नर्स, मिडवाइफ्स, फैमिली मेंबर, यही लोग अपने आप अबॉर्ट करवा देते हैं गाँव में कैसे भी करके। और दूसरी बात, पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं, अवेलेबिलिटीज़ ही नहीं है। रूरल एरिया में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, गायनोकोलॉजिस्ट का मिलना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया एक तरीके से कहें तो यूके को फॉलो कर सकता है, क्योंकि यूके अगर इस चीज़ को ईज़ करना है, यूके में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की कोई मतलब लिमिट नहीं है। आयरलैंड को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी टाइम पे आप टर्मिनेट कर सकते हैं इस प्रेगनेंसी को। और WHO ने भी कुछ स्पेसिफिक वो नहीं किया है, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया है कि कितने टाइम पे आप कर सकते हैं, कितने टाइम पे नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरे मेडिकल वर्कर्स हैं जैसे आशा, ANM वर्कर्स, इनको भी कुछ चीज़ों के लिए सर्टिफाई मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मौजूद हैं। तो ये था लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।